नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आयुष्मान में आपका स्वागत है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर समय स्वास्थ्य समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर चंद्र कुमार सिंह, जो कि बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर चंद्र कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। धन्यवाद आपका और बंसल न्यूज़ का धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए मुझे। चलिए, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आहार और व्यायाम से हृदय रोग में कमी आ सकती है, जिसके बारे में जानकारी हमें देंगे डॉक्टर चंद्र कुमार सिंह। साथ ही अगर आपके इससे जुड़े कुछ सवाल हैं तो लगातार हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर डायल कर सकते हैं और सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर चंद्र कुमार से। सबसे पहले सवाल मेरा सर आपसे, हृदय रोगों की रोकथाम के लिए एक फूड डाइट, प्रॉपर बैलेंस डाइट किस तरह से रोल प्ले करता है? जी, डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हार्ट डिजीज़ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई फैट डाइट होता है, उसके कारण ये कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक जिसे कहते हैं, उसका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसा जनरली हमें कोलेस्ट्रॉल और फैट रिच फूड नहीं लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो फास्ट फूड और जंक फूड होता है, उससे भी हार्ट डिजीज़ का काफ़ी रिस्क रहता है। तो ऐसा फूड भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और बहुत सारा फूड प्रोडक्ट ऐसा है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इनका अधिक से अधिक सेवन करने से हार्ट डिजीज़ के रिस्क को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और रोका भी जा सकता है। और डाइट के साथ साथ सर, अगर मेडिटेशन और योगा की बात की जाए तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका बॉडी के लिए निभाता है। किस तरह से इससे असर होता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेडिटेशन और योगा से, जैसा कि आप जानते हैं, मेडिटेशन और योगा करने से एक तो एंजाइटी कम होती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए। और साथ ही मेडिटेशन और योगा से जो सिंपैथेटिक रिस्पांस हम लोग कहते हैं, एक टर्म होता है। सिंपैथेटिक रिस्पांस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ता है और हार्ट रेट बढ़ता है। तो मेडिटेशन योगा से सिंपैथेटिक रिस्पांस भी कम होता है बॉडी का, जिसके कारण हार्ट रेट और बीपी भी कंट्रोल रहते हैं। और इस तरह मेडिटेशन योगा का काफ़ी रोल है हार्ट डिजीज़, और हार्ट डिजीज़ के साथ काफ़ी सारी बीमारियों की रोकथाम के लिए मेडिटेशन और योगा बहुत ज़रूरी है। हार्ट डिसीजेस का सर आपने जिक्र किया, और अगर इनके लक्षणों की हम बात करते हैं तो क्या ये जेंडर डिफरेंसेस पर बेसिस होते हैं? क्या इसमें महिला और पुरुष में अलग अलग लक्षण होते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो लगभग सारे मरीजों में एक जैसे रहते हैं, जैसे कि चेस्ट हैवीनेस या भारीपन होना, हाथों में दर्द होना, जबड़ों में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, अचानक सांस फूलना और बेहोशी, चक्कर हो जाना, इर्रेगुलर रिदम का चलना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना। ये तो कॉमन सिम्टम्स हैं हार्ट डिजीज़ के, हार्ट अटैक के, जो सामान्यतः सभी वर्ग की पॉपुलेशन में मिलते हैं। बट कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो पुरुष वर्ग में ज़्यादा होते हैं, और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो महिला या फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, और कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली ओल्डर एज ग्रुप में होते हैं। तो जैसे कुछ सिम्टम्स है जो मेल्स या पुरुष वर्ग में ज़्यादा होते हैं, जैसे लेफ़्ट हैंड पेन उनमें ज़्यादा होता है, डायाफोरेसिस, बहुत ज़्यादा पसीना आना, शरीर का ठंडा पड़ना, ये सिम्टम्स मेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं। जबकि जो फीमेल्स हैं हमारी, उनमें जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे एंग्जाइटी का होना, बहुत ज़्यादा फटीग होना, इर्रेगुलर रिदम का चलना और बेचैनी और घबराहट होना, ये सिम्टम्स फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं। और जैसा कि मैं बात कर रहा था ओल्डर एज ग्रुप, स्पेशली जो पॉपुलेशन 70 और 75 के बाद की है, उस पॉपुलेशन में जो कॉमन सिम्टम्स हार्ट अटैक के हैं वो यूजुअली नहीं होते हैं। जैसे ओल्डर एज ग्रुप में के पेशेंट जनरली चेस्ट पेन फील नहीं करते, उन्हें चेस्ट पेन के सिम्टम्स कम आते हैं। तो ऐसे पेशेंट में जनरली जो सिम्टम्स होते हैं कि अचानक पसीना आना, घबराहट होने लगना, बेचैनी या चक्कर आ जाना, बेहोश हो जाना, तो ये सिम्टम्स ओल्डर एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो इस तरह हमें एज ग्रुप के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से अलग अलग सिम्टम्स समझने होंगे। और अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन्हें हमें एक हार्ट स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए और उनसे एक राय लेनी चाहिए कि कहीं ये सिम्टम्स हार्ट अटैक के नहीं हैं। और एक और स्पेशल ग्रुप में जोड़ना चाहूँगा, पेशेंट जो डायबिटिक रहते हैं जी। डायबिटीज़ पेशेंट में भी जनरली चेस्ट पेन के सिम्टम्स कम होते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती हैं, जो पेन ले जाने वाली नसें रहती हैं उनमें खराबी होती है डायबिटीज़ के मरीजों में। तो ऐसे मरीजों को जनरली चेस्ट पेन के सिम्टम्स
कम होते हैं, सारे पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स नहीं मिलते। तो इन पेशेंट्स में भी जनरली पसीना आना, शरीर का ठंडा पड़ जाना, बहुत ज़्यादा घबराहट या बेचैनी होना, बहुत ज़्यादा सांस फूलना या अचानक से थकान होना, ऐसे सिम्टम्स कॉमन होते हैं। तो आपको इन लक्षणों को पहचानना होगा और ज़रूरी नहीं कि हर बार हार्ट अटैक, चेस्ट पेन हो तभी हम उसको हार्ट अटैक ही समझें। अगर चेस्ट पेन के अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, अचानक से सांस फूल रही है, रिदम धड़कन, हार्ट की धड़कन बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है और बेहोशी चक्कर होने, तो ये भी हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। और अगर ऐसे लक्षण किसी को आ रहे हैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट से ज़रूर सलाह लें। साथ ही डॉक्टर, दिल के कमजोर होने के कई कारण हो सकते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि दोनों के लक्षणों में, महिला और पुरुष के लक्षणों में डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये डिफरेंस किस वजह से आता है? क्या आप समझते हैं कि शेड्यूल में इनके अंतर रहता है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेल्स और जो फीमेल्स है उनमें जो मेटाबॉलिज्म, एक तो मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, एक हार्मोनल इक्विलिब्रियम डिफरेंट होता है। इन सारी चीज़ों के कारण ही मेल्स फीमेल्स में जो लक्षण होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, ऐसा होता है। चलिए, यानी कि इसलिए डिफरेंशिएट कर जाते हैं कई बार लक्षण। और दिल के कमजोर होने की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कारण इसके लिए आप समझते हैं? दिल के कमज़ोर होने का कारण, जिसे हम कहते हैं कि हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, उसके कई सारे कारण होते हैं। और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो हमारे देश में और विश्व में भी सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसे हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जिसका मतलब है हार्ट अटैक के बाद दिल का कमज़ोर होना। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। उसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हार्ट में कमज़ोरी आती है, हार्ट की पंपिंग क्षमता कम हो जाती है, जिसमें कंडीशन होती है, हम जिसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जिसमें हार्ट का आकार बड़ा हो जाता है। तो हार्ट का आकार जो बड़ा हो जाता है वो कई कारणों से होता है, जिसमें प्रमुखतया कुछ कुदरती कारण है, कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस में भी ऐसा देखा गया कि कोविड इन्फेक्शन के बाद भी हार्ट में कमज़ोरी आ गई। तो ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज़ कराते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स हैं, स्पेशली जो कैंसर कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स हैं, जो कैंसर ड्रग्स अपन यूज़ करते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है हार्ट के कमज़ोर होने का। और उसके अलावा हार्ट के कमज़ोर होने के कारण है, जैसे हार्ट के वाल्व में दिक्कत है, उसके कारण भी हार्ट में कमज़ोरी आ सकती है। एक ब्लड प्रेशर की बीमारी जो बहुत कॉमन है, उससे भी हार्ट में कमज़ोरी आने का रिस्क रहता है। तो ऐसे कई सारे रिस्क फैक्टर हैं जो हार्ट की पंपिंग कमज़ोर करते हैं। पर जो सबसे महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है और जिसे रोका जा सकता है अगर सही समय पर उसकी पहचान और सही समय पर उसका ट्रीटमेंट किया, तो जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं जी, या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण कॉज है हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होने का। तो इसको सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट से रोका जा सकता है। और सिंस हम सर कारणों पर फोकस्ड हैं, तो इसलिए आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आमतौर पर ये देखा जाता है कि पुरुषों में हार्ट अटैक की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अगर महिलाओं की बात की जाए तो कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन कारण इसके पीछे क्या कुछ हो सकते हैं, ये मुख्य तौर पर आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। एक तो एज ग्रुप की हम बात करें तो जो हार्ट अटैक है वो पुरुषों में कम एज ग्रुप में होता है। जनरली जो देखा गया है कि अगर पुरुष की एज 45 वर्ष से ज़्यादा है तो उसमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। वही महिला की उम्र अगर 55 वर्ष से ज़्यादा होती है तब हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। तो इसी से समझ में आता है कि 10 साल का गैप होता है, मतलब पुरुषों में हार्ट अटैक 10 साल पहले आ जाता है। इसका एक कारण, एक जो महत्वपूर्ण कारण है कि जो एडिक्शन है वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जैसे स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, ये अपने देश में मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के। और साथ ही स्ट्रेस, एंग्जाइटी देखा जाए तो ये भी थोड़ा सा पुरुषों में ज़्यादा कॉमन होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो पुरुषों में हार्ट डिजीज़ का रेशियो बढ़ाते हैं। और साथ में जो स्टडी हुई हैं उसमें देखा गया कि मेल सेक्स एक अलग रिस्क फैक्टर होता है हार्ट डिजीज़ ज़्यादा कॉमन होने का, और जो अगर फीमेल सेक्स है तो थोड़ा सा प्रिवेंटिव होता है हार्ट डिजीज़ के लिए। और इसका कुछ कारण एक हार्मोनल डिफरेंस इन हार्मोन्स होते हैं मेल्स और फीमेल्स के। जैसे कुछ फीमेल्स हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं, वो हार्ट डिजीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, और मेल्स में जैसे टेस्टोस्टेरोन और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हार्ट डिजीज़ के रिस्क को बढ़ाते हैं।
बिल्कुल। और मोस्ट कॉमन हार्ट डिसीज की अगर हम बात करें तो जी। हार्ट अटैक काफ़ी कॉमन आजकल बिल्कुल हो मैडम। गया है, और काफ़ी यंग एज में हमें ये देखने को मिलता है कि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की परेशानी होती है। जी, बिल्कुल। किन लक्षणों को आप मानते हैं कि ज़रूरी होते हैं, इन लक्षणों को देखने के बाद हार्ट की केयर करना ज़रूरी हो जाता है? जी, बिल्कुल। जैसा कि देखा गया है कि जो एक एज ग्रुप मैंने जैसे बताया कि पुरुषों में 45 के बाद और महिलाओं में 55 के बाद हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है, पर कुछ 5 से 10 सालों में देखा गया है कि अमूमन पुरुष जो कि 30 और 35 साल की उम्र है उससे ज़्यादा, उनमें भी हार्ट डिजीज़ का काफ़ी रिस्क बढ़ गया है। और इवन यहाँ तक कि देखा गया है कि कुछ 35-40 ईयर की फीमेल्स में भी हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ गया है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं मानता हूँ कि एक तो जो ये एडिक्शन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो जैसे स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहलिज्म, इसका जो सेवन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यंगर एज ग्रुप में। जी। हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। जैसे पहले देखते थे हम लोग कि आउटडोर गेम्स पहले बहुत ज़्यादा होते थे। अब जो चलन बढ़ रहा है, यहाँ तक कि हम स्कूल में देख रहे हैं कि इनडोर गेम्स ज़्यादा होने लगे हैं। तो जो एक्टिविटी थी, फिजिकल एक्टिविटी थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जैसे जॉब्स में भी डिफरेंस आया है कि जैसे जो बहुत सारे जॉब्स होते थे उसमें फिजिकल एक्टिविटी होती रहती थी, और आजकल जो जॉब्स हुए हैं ज़्यादातर उसमें बैठने का काम रहता है, 8 घंटे 10 घंटे सिटिंग्स होती है। तो इस तरह जो आदमी की लाइफ स्टाइल है वो पूरी सेडेंट्री होती जा रही है, और ये सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का। और साथ ही जो महिला और पुरुष दोनों के लिए कि जो एक हैबिट थी कि सुबह जल्दी उठना है हम लोगों को जी। और सुबह वॉकिंग के लिए, व्यायाम के लिए जाना, उस हैबिट्स में भी निरंतर गिरावट देखी गई है कि लोग अब वही 8 बजे या 9 बजे सोकर उठते हैं और उसके बाद डायरेक्टली नाश्ता करके या जो भी काम करके निकल जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, एडिक्शन। और एक जो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है एंग्जाइटी और स्ट्रेस, जो काफ़ी कॉमन है हमारी यंगर पॉपुलेशन में, और ये कई कारणों से हो सकता है जो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जॉब से रिलेटेड आजकल एंग्जाइटी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के। बिल्कुल, यानी कि आप समझते हैं कि रूटीन में काफ़ी चेंज आया जिसकी वजह से ये इन केसेस में इजाफा हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब हार्ट डिसीज़ का अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि हार्ट अटैक में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आइडेंटिफिकेशन। अगर नॉर्मल हार्ट पेन भी होता है तो उससे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हार्ट अटैक के लिए पेन हो रहा है या गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कैसे इससे आइडेंटिफाई किया जाता है? बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स या लक्षणों के आधार पर पूरी तरह उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता कि ये गैस का दर्द है या हार्ट अटैक का दर्द है या मस्कुलर पेन है, क्योंकि सीने में दर्द के कई सारे कारण हो सकते हैं ना, जो जिसमें गैस के दर्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा मस्कुलो स्केलेटल पेन होता है, बोनी पेन होता है, एक हार्ट अटैक का पेन भी होता है, गैस्ट्राइटिस का पेन होता है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं जो चेस्ट पेन कराते हैं। तो जो इन सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का पेन, वो पहचान करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा मृत्यु का खतरा रहता है। और इसका अगर सही टाइम पे इसका लक्षण को पहचान करके सही टाइम पे अगर उपचार किया जाए तो इसमें पूरी तरह बचा भी जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है कि पेशेंट जो जिनको रिस्क फैक्टर हैं, जैसे मेल जो 45 से ज़्यादा हैं और फीमेल्स जो 55 साल से ज़्यादा हैं, साथ में डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है या फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, तो अगर ऐसे रिस्क फैक्टर हैं पेशेंट को और उनको साथ में अगर चेस्ट पेन होता है तो ज़रूर से एक बार नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं। अगर चेस्ट पेन 5 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन का होता है और अगर साथ में कुछ सिम्टम्स है जैसे पसीना आता है, बेहोशी या चक्कर जैसा लगता है, घबराहट आती है, सांस फूलने की तकलीफ़ होती है, और अगर पेन हाथों में, गर्दन में, जबड़ों में रेडिएट होता है, तो ये अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो काफ़ी चांसेस है कि पेशेंट को उस समय हार्ट अटैक आया है। तो एक बार ज़रूर नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं और एक ईसीजी ज़रूर कराएं अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी पेशेंट को और साथ में उनको रिस्क फैक्टर है। पर ऐसे पेशेंट जिनको रिस्क फैक्टर नहीं है, हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर नहीं है, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं है, बीपी भी नहीं है, शुगर भी नहीं है और कभी स्मोकिंग टोबैको की हिस्ट्री नहीं रही, फैमिली हिस्ट्री नहीं, तो
हमें हार्ट अटैक क्यों हो गया, तो उनको समझना होगा कि हार्ट अटैक कई कारणों से होता है। ऐसा नहीं है कि जिनको रिस्क फैक्टर होगा उन्हीं को हार्ट अटैक होगा। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता पर उनको भी हार्ट अटैक का खतरा रहता है, क्योंकि बहुत सारे जेनेटिक रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ जीन्स होते हैं जो हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाते हैं। तो अलग अलग आदमियों में अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं पर उनको क्लासिकल सिम्टम्स है, क्लासिकल एंजाइना सिम्टम्स है, जैसे छाती में भारीपन होना और वो भारीपन हाथों में जाना, जबड़ों में जाना, साथ में पसीना आना, बेहोशी चक्कर होना, अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो ज़रूर एक बार नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं और ईसीजी कराएं, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण हार्ट अटैक के हो सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि सिम्टम्स दिखने पर जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करने में ही भलाई है। हम हार्ट डिसीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अगर आपके भी कोई सवाल है हार्ट डिसीज़ से रिलेटेड तो आप कॉल कर सकते हैं। टीवी पे हमारे स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर चंद्र कुमार से। सर, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अब आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने डिस्कस किया कि एज ग्रुप पर ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं इसके फैक्टर्स। जो वृद्धजन हैं उनमें अगर हार्ट अटैक आता है या शुगर पेशेंट्स हैं उनमें हार्ट अटैक आता है, तो ये कैसे डिफर होता है? जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उसमें हार्ट अटैक का पेन सारे पेशेंट्स में फील नहीं होता है, क्योंकि शुगर के मरीजों में एक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी नाम की बीमारी होती है, जो पेन सेंसेशन ले जाने वाली नसें रहती हैं उनमें खराबी हो जाती है। तो यूजुअली पेशेंट को पेन फील नहीं होता है। बट ऐसे मरीजों में जो अदर सिम्टम्स हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पसीना आना, बेहोशी चक्कर हो जाना, बहुत ज़्यादा थकान होना, अचानक से सांस फूल जाना, इरेगुलर हार्ट रेट का चलना, तो ऐसे सिम्टम्स, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं ऐसे मरीजों में। तो अगर पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं मगर चेस्ट पेन नहीं हो रहा, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं और इसके लिए ज़रूर नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, ईसीजी कराएं। और इसी तरह जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ओल्डर एज ग्रुप, स्पेशली जो 65 और 70 के बाद की पॉपुलेशन है, उसमें भी जनरली कॉमन सिम्टम्स जो हार्ट अटैक के होते हैं, जो कॉमन पॉपुलेशन में मिलते हैं, ये सिम्टम्स नहीं मिलते। ओल्डर एज ग्रुप में जनरली जो सिम्टम्स मिलते हैं जैसे बेहोशी या चक्कर का आ जाना, पसीना आना, केवल पसीना आना, छाती का दर्द नहीं होना, बेहोशी चक्कर हो जाना, अचानक से सांस फूलने लगना, ये सिम्टम्स ओल्डर एज ग्रुप में कॉमन होते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स ओल्डर एज ग्रुप में हैं तो उन्हें ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, उन्हें घर पे ना रखें। और एक लोगों में भ्रांति है कि ओल्डर एज ग्रुप में अगर हार्ट अटैक होता है तो मरीज़ को बचाया नहीं जा सकता, प्रोग्नोसिस ख़राब होती है। ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक किसी भी उम्र में हो, वो पूरी तरह उसको सही तरीके से इलाज किया जा सकता है। और जितना बेनिफिट यंगर एज में मिलता है दवाओं का और प्रोसीजर का हार्ट अटैक के मरीज़ में, उतना ही बेनिफिट ओल्डर एज ग्रुप में मिलता है दवाओं का और जो भी प्रोसीजर्स होती हैं हार्ट रिलेटेड। बिल्कुल। तो अगर ओल्डर एज ग्रुप पेशेंट है तो ज़रूर उनको इलाज कराएं। ऐसा नहीं कि उन्हें घर में रखें और सोचें कि ये मस्कुलर पेन है, गैस का दर्द है। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो उन्हें ज़रूर नज़दीकी अस्पताल में दिखाएं। इसी पर मैं चर्चा करना चाहती थी कि जिस तरह से एक भ्रांति कह सकते हैं, आप इससे मिथ को ब्रेक कर सकते हैं कि क्या सच में भ्रांति है कि नहीं। यूजुअली लोग हार्ट अटैक से इसलिए ही डरते हैं क्योंकि क्योरेबल नहीं माना जाता है। अगर क्या ऐसा समझ सकते हैं कि अगर पहले से ही सावधानी बरती जाए तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी? और इन सावधानियों में फिर क्या कुछ चीज़ें शामिल होंगी? किस तरह से डेली चेकअप या रूटीन चेकअप की ओर बढ़ना होगा, या फूड डाइट में क्या कुछ आप चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं जिससे हार्ट डिजीज़ के ख़तरे को कम किया जा सकता है, तो फर्स्ट तो एक डाइट जो मैंने बताया कि डाइट रिच इन सैलड्स, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और नट्स, ये डाइट अगर ज़्यादा रखते हैं तो उससे डाइटरी फाइबर्स, अगर ये डाइट हम खाने में ज़्यादा रखते हैं तो उससे हार्ट डिजीज़ का खतरा कम हो जाता है। साथ में एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिसमें डेली हम एटलीस्ट 30 मिनट हम डेली वॉक करें या साइकिलिंग करें, व्यायाम करें खुली हवा में जाके, तो उससे भी आगे हार्ट के खतरे को रोका जा सकता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी एडिक्शन होती है स्मोकिंग, टोबैको, उनको पूरी तरह से छोड़ दें। डेली मेडिटेशन और योगा करें और एंग्जाइटी, स्ट्रेस वाली जो भी चीज़ें उनसे दूर रहें और चिंता न करें। अगर ये सारे प्रिकॉशंस हम करते हैं तो हार्ट डिजीज़ के खतरे को कम किया जा सकता है। पर हार्ट डिजीज़ को पूर्णतः रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हार्ट डिजीज़ जो होती है उनका एक नेचुरल हिस्ट्री, एक नेचुरल कोर्स होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये हार्ट डिजीज़ का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसा नहीं है कि जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और
जिसने बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल जी उसको हार्ट अटैक नहीं होगा, उनको भी खतरा रहता है पर काफ़ी कम खतरा रहता है। तो अगर ऐसे पेशेंट्स में भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं जैसा मैंने पहले बताया जी तो ज़रूर उनको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट से या जनरल फिजिशियन से, जो भी अवेलेबल हो। चलिए, इस बीच एक कॉलर शैलेंद्र हमारे साथ सीहोर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर से। जी सर, नमस्ते। हाँ शैलेंद्र जी नमस्कार, बताइए। सर मेरा प्रश्न था जी कि ये कोलेस्ट्रॉल मैंने बीच में चेक कराया था, जी तो जी। मेरा बढ़ा हुआ जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है बढ़ा हुआ आया था। कितना? तो सर ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों नहीं, किस कारण से बढ़ता है, इसे मैं कैसे कंट्रोल करूं? शैलेंद्र जी, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई कारण हैं, जिसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा अनहेल्दी डाइट, जो हम आजकल बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तेल मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जो फास्ट फूड और जंक फूड का चलन बढ़ा है, इसके कारण बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इसको जो कम करने के उपाय हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय कि पहले तो खान पान को सही करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां, फल, सलाद की मात्रा बढ़ाएं खाने में, और इसके अलावा अंकुरित दाल चने की मात्रा खाने में बढ़ाएं, और साथ ही डेली 20 से 25 मिनट व्यायाम के लिए निकलें, इधर ब्रिस्क वॉकिंग करें, तेज़ पैदल चलें या साइकिलिंग करें, तो इनके द्वारा कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। पर अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि एक लेवल के बाद, एक हाई लेवल अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा लेवल होता तो उसमें फिर दवाओं का रोल आ जाता। वो केवल खाने पीने से और एक्सरसाइज से कम नहीं होता, फिर इसमें कुछ लेवल्स के बाद दवा देने की ज़रूरत भी रहती है। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स है तो एक बार डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें आप। चलिए, आशा करते हैं कि शैलेंद्र जी को उनका जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक सिचुएशन आपसे समझना चाहूँगी। जी। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है और वो बच गया है इलाज के दौरान, जी उसके बाद अगर उसके हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है और आगे जाकर इसे ये भी खतरा है कि दोबारा हार्ट अटैक ना आ जाए, जी ऐसी सिचुएशन में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको? जी बिल्कुल। एक बात आप सबको समझनी होगी कि जो हार्ट अटैक में मैक्सिमम जो सडन कार्डियक अरेस्ट या अकस्मात मृत्यु का खतरा रहता है वो इनिशियल 24 घंटे में रहता है, और इसका जो प्रमुख कारण है एबनॉर्मल हार्ट रिदम होती है। तो हार्ट अटैक के जो मरीज़ रहते हैं यूजुअली मैक्सिमम पेशेंट जो मैक्सिमम एक्सपायरी होती है इनिशियल 24 आवर्स में होती है, और इसका जो प्रमुख कारण है डिले इन डायग्नोसिस, मीन्स सही समय पर लक्षण की पहचान नहीं की गई, उसको गैस का दर्द समझा गया, तो उसके कारण डिले इन डायग्नोसिस होती है, पेशेंट सही समय पे अस्पताल नहीं पहुंचता और अकस्मात मृत्यु का खतरा रहता। इसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स जो रहते हैं जिनको हार्ट अटैक होता है उनमें हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाती है, और हार्ट की पंपिंग ऐसे पेशेंट्स में कमज़ोर होती है तो उसके लिए आगे 2-3 तरह की थेरेपीज़ होती हैं, जैसा कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट, वो तो लाइफ लॉन्ग चलता है सारे पेशेंट्स को, हार्ट अटैक के मरीज़ों को। बाकी एक हम कोरोनरी एंजियोग्राफी की जांच करते हैं यूजुअली हार्ट अटैक के मरीजों में, और उसके द्वारा अंदर जो नसों की बीमारी होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी बीमारी है जी। अगर बीमारी कम होती है तो उसमें यूजुअली मेडिकल ट्रीटमेंट ही इलाज होता है, पर अगर बीमारी ज़्यादा होती है तो उसमें 2 तरह का इलाज होता है, जिसे हम कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, या कॉमन भाषा में कह लें कि स्टेंट इम्प्लांटेशन कहते हैं, और दूसरा बाईपास सर्जरी होता है। तो दोनों के इंडिकेशन अलग अलग हैं। अगर हल्की छोटी जगह बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा फैली हुई बीमारी नहीं रहती, तो जनरली उसको कोरोनरी एंजियोप्लास्टी से ठीक किया जा सकता है। पर अगर बहुत ज़्यादा फैली हुई बीमारी है नसों के अंदर तो उसमें बाईपास सर्जरी की ज़रूरत होती है जी। तो अगर एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, अगर डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड है तो उसको ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट की जो पंपिंग होती है वो इम्प्रूव होती है। पर अगर ये इलाज ना किया जाए तो धीरे धीरे देखा गया है कि हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होती जाती है। तो 3 चीज़ें जैसे मैंने बताया कि एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जिससे पंपिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है, और कुछ प्रोसीजर्स जो मैंने बताई एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, उससे भी हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करने में सहायता मिलती है। चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे साथ साझा की है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू। चलिए, तो जिस तरह से आज हमने हार्ट की बीमारियों के बारे में जानकारी ली, डॉक्टर चंद्र कुमार ने हमने बहुत विस्तार से हमें बताया किस तरह से हम हार्ट के रोगों से, बीमारियों से बच सकते हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, उसके उपचार के बारे में भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वत्सल न्यूज़।